वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं अभी लाइव। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो होने वाला बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, और वो टॉपिक होगा हमारा सिलेक्शन बैच लेक्चर नंबर 66। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा धमाकेदार टॉपिक, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आज की क्लास में कम से कम मान के चलिए 20 से 25 क्वेश्चन तैयार करेंगे, और उनमें से एग्जाम में बार बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यानी आज की क्लास जो सरफेस टेंशन हम स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिक चीज सीखने वाले हैं सरफेस टेंशन की, यहां से बहुत सारे सवाल मिलने वाले हैं आपको एग्जाम में, वो आप खुद कमेंट करके मुझे बताओगे। तो जो बच्चे एक बार क्लास में आ चुके हैं, हाउस द जोश का रिप्लाई कर दीजिए कमेंट सेशन में, और लाइक बटन पे अपनी प्रेजेंट लगा दीजिए। और अगर लगता है कि फुल सपोर्ट करना चाहिए सर को, तो एक बार क्लास को 5 सेकंड आपको लगेगा, 10 सेकंड आपको लगेगा, क्लास को भी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और उनको भी बुला के लिए आइए कि नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, आज कुछ धमाल करते हैं। तो फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर देना और अपने दोस्तों को बुला के ले आना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सरफेस टेंशन आपका सिलेक्शन बैच लेक्चर नंबर 66, टॉपिक आपका सरफेस टेंशन पार्ट 1। और सरफेस टेंशन के बारे में अपन बहुत अच्छे से डिटेल स्टडी डिस्कस करेंगे, मजा आ जाएगा जबरदस्त लेवल से। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव का कॉन्सेप्ट क्या है, पृष्ठ पे तनाव का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी सरफेस पे टेंशन, टेंशन है तनाव, हम कहते हैं ना हम तनाव में, हम टेंशन में है, वही टेंशन वही तनाव सरफेस पे भी होता है। और अपन लिक्विड के लिए बात करने वाले हैं। ठीक है, जो आपका लिक्विड है उसकी सरफेस पे जो टेंशन है, जो तनाव है, उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं, डिफाइन करने वाले हैं, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर करने वाले हैं। तो सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा। ये कुछ ड्रॉप्स हैं, ये ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन ये जो रेड कलर की लाइन आपको दिख रही है, ये रेड कलर वाली जो लाइन दिख रही है, ये दिखाती है सरफेस टेंशन। छोटे कीट पतंग होते हैं वो पानी के ऊपर आराम से दौड़ जाते हैं। ये सवाल भी आया हुआ है, आपको पता होगा इसका क्या रीजन है। सरफेस जो वाटर सरफेस है, इसके ऊपर ये जो सरफेस टेंशन है, ये जो पृष्ठ तनाव है, एक झिल्ली बन जाती है, जिसकी वजह से वो आसानी से ऊपर तैर पाते हैं, डूबते नहीं है। अपन कीट पतंग नहीं, अपन डूब जाएंगे, समझ रहे हो बात। तो यहाँ पे बेसिक से कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं एक बार। आई थिंक 400+ स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। लाइक बटन पे प्रेजेंट लगा दें, कमेंट सेशन में हाउस द जोश के साथ रिप्लाई करिए, और फिर बैठ जाइए, दिल थाम के बैठिए, पानी पी के बैठिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे टॉप लेवल पे। आज की क्लास सुपर धमाकेदार होने वाली है। चलिए देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैं स्टार्ट करूंगा, और मेरी एक विशेषता आपने नोटिस की होगी कि मैं कोई भी टॉपिक डिस्कस करूं तो बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं, कि कुछ छोटे छोटे वर्ड भी अगर यूज आ रहे हैं आपके, तो उनको क्लियर करें ताकि आपका डाउट बने ही नहीं। तो सबसे पहले अपन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो पॉइंट आपका, जो टॉपिक अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें सरफेस टेंशन को पढ़ने के लिए एक वर्ड यहां पे यूज हो रहा होगा, जिसकी बात मैं यहां पे कर रहा हूं, आपका अंतराण्विक बल यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स। यानी यहां पे अगर सीधी सीधी मैं बात करूं तो यहां पे आपका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में डिस्कस करता हूं सबसे पहले, क्योंकि ये वर्ड बार बार आपको टेंशन देगा, तनाव देगा, और उस तनाव को कम करने के लिए हमें इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में बेसिक चीजें सीखनी होगी। ठीक है, और उसी बेसिक में सबसे पहला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्या है, उस पर डिस्कस करते हैं। भाई इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? ये कह रहा है कि कोई अणु है, बहुत सारे आपका मोलिकुलर है, और उन अणुओं के बीच में अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो। अब अट्रैक्शन के लिए अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन के लिए रिपल्सन फोर्स को अंतराण्विक बल कहते हैं। अंतराण्विक बल या वंडरवॉल फोर्स इसको अपन कह रहे हैं कि प्रकृति विद्युत चुंबकीय होती है, यानी इसका जो नेचर है वो आपका नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, चाहे वो अट्रैक्शन का हो चाहे वो रिपल्सन का हो। आप जरा गौर फरमाइएगा, देखिए जरा इसको गौर से। यहां पे एक बॉन्ड नजर आ रहा होगा आपको, यहां पे एक बॉन्ड नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है, यहां पे एक बॉन्ड नजर आ रहा होगा आपको, यहां पे एक बॉन्ड नजर आ रहा होगा आपको। ये सारे के सारे
जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में बनने वाला आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स है, जो बंध बना रहे हैं, इन बंधों के द्वारा आकर्षण या प्रतिकर्षण। देखो दूर धकेल रहा है, जरा गौर फरमाइएगा। ये देखिए जरा गौर से देखिए इसको। ये सेम जो मॉलिक्यूल्स है इसको दूर धकेल रहे हैं, दूर जा रहा है, फैल रहा है, ये ऊपर जा रहा है, दूर जा रहा है, फैल रहा है, ये दूर जा रहा है, फैल रहा है। तो इस प्रकार से चाहे वो अट्रैक्शन का हो, पास आए अब फैलेगा, फिर पास आएगा, फिर फैलेगा। तो अट्रैक्शन का हो या रिपल्सन का जो फोर्स है उन मॉलिक्यूल के ऊपर अप्लाई हो रहा है, लग रहा है, उसी को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। और ये जो फोर्स है, चाहे आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो या वंडरवाल फोर्स हो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है, विद्युत चुंबकीय प्रकृति का होता है। पहली स्लाइड का पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा, आगे चलें थोड़ा सा। दूसरा जो आपका पॉइंट है, और वो पॉइंट पे आपका बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि यहां पे मैं आपका जो मॉलिक्यूलर रेंज है, आणविक जो प्रास है, उसको डिफाइन करने वाला हूं। ठीक है, यहां पे जो डिस्टेंस है इसको मैं मॉलिक्यूलर रेंज के रूप में डिफाइन करने वाला हूं। क्या है मॉलिक्यूलर रेंज, क्या है आपका आणविक प्रास, वो देखिए समझिए। वह अधिकतम दूरी जहां पर दो जो मॉलिक्यूल आपके हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आणविक प्रास कहलाती है, आपका मॉलिक्यूलर रेंज कहलाती है। जहां पे दो मॉलिक्यूल्स, जहां से जैसे एक चुंबक है, एक चुंबक, यहां पे एक चुंबक, अट्रैक्शन नहीं हो रहा, यहां पे मान लो अट्रैक्शन हो रहा है, तो उसी प्रकार दो मॉलिक्यूल आपने रखे हुए हैं, और वह उनके बीच की जो दूरी, जहां से उनके बीच में अट्रैक्शन आपको देखने को मिले, उस दूरी को, उस डिस्टेंस को मॉलिक्यूलर रेंज कहते हैं, आणविक प्रास कहते हैं। ये आपका मॉलिक्यूलर रेंज। और मॉलिक्यूलर जो रेंज है वो आपका 10 एंगस्ट्रॉम या 10 टू द पावर -9 मीटर। वैसे जरूरत नहीं है, कोई सवाल बनता नहीं है, पूछा नहीं गया है कहीं पर भी, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया। मॉलिक्यूलर जो रेंज है वो 10 एंगस्ट्रॉम या 10 टू द पावर 9 मीटर। ठीक है, 10 टू द पावर 9 मीटर या 10 एंगस्ट्रॉम। ये दो चीजें मैंने बेसिक आपको बता दी है। अब आता है आपका मेन मुद्दा। ये दोनों चीज बेसिक है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स है या मोलिकुलर आपका जो रेंज है, ये बिल्कुल बेसिक चीज है। अगर आपने इनको स्किप ही कर दिया तो जब ये वर्ड यूज आएगा आगे तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा टेंशन होगा, तनाव होगा, सरफेस टेंशन की तरह, बाकी काम चल जाएगा। लेकिन अब जो चीज हम पढ़ने वाले हैं ये बहुत काम की है, इसके बिना सरफेस टेंशन पूरा अधूरा है। तो प्रत्येक बच्चे का फोकस आऊंगा मैं स्क्रीन पर, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले इनको देखने से पहले ऊपर देख लेना, सारी बात समझ में आएगी। क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स है, अंतराणविक जो बल है, इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है, अंतराणविक जो आकर्षण बल है, ये दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है कोहेसिव, सहसंजक, और एक होता है आपका एडिसिव। अगर आप डायग्राम से ये चीज क्लियर कर लो कि इनमें मैं क्या कहना चाहता हूं, तो कमेंट करके एक बार बता दो। डायग्राम देख के एक बार आप कमेंट करके मुझे बता दो कि कोहेसिव फोर्स में क्या है और एडिसिव फोर्स में क्या है। ठीक है, यहां पे आपको दो लड़के नजर आ रहे होंगे, दोनों ने हाथ मिला रखा है, दोस्ती शो कर रहे हैं। ठीक है, और शायद भांगड़ा भी कर रहे हैं, देख रहे होंगे आप। अब मतलब सेम मॉलिक्यूल है, ये भी लड़का है, ये भी लड़का है, तो ये इनके बीच में जो आकर्षण बल लगेगा वो कोहेसिव होगा। ठीक है, इधर देखिए, एक लड़का एक लड़की जैसी नजर आ रही होगी, है ना। हाँ, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होगा वो होगा आपका एडिसिव फोर्स। ठीक है, ये एडिसिव फोर्स है, यानी डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में। ये डायग्राम डालने का मकसद क्या था, ये एग्जांपल देने का मकसद क्या है, क्योंकि ये चीज बहुत काम में आएगी और मेरे प्रत्येक सोल्जर के दिमाग में ये चीज आ जाए कि कोहेसिव फोर्स क्या है और एडिसिव फोर्स क्या है। कोहेसिव यानी सहसंजक बल, जो सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, जैसे पानी के अणुओं के बीच में लगे, वाटर के जो मॉलिक्यूलर है उन्हीं के बीच में फोर्स लगे, वो आपका कोहेसिव होगा। ठीक है, अब मैं कह दूं कि ये कांच का बोतल है, ये कांच का बोतल है और इसमें पानी भरा हुआ है, तो वाटर और जो ग्लास है, तो ग्लास के मॉलिक्यूल और वाटर के जो मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो क्या होगा, एडिसिव। क्योंकि एक आपका ग्लास है और एक आपका वाटर है, इनके बीच में, यानी डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा वो आपका एडिसिव फोर्स होगा। क्लियर है बेटा यहां तक? अरे डायग्राम देख के मजा आ गया, समझ में आ गया? बस ये बेसिक चीज अगर दिमाग में इमेज बना ली तो आगे की कहानी पूरा क्लियर है, आगे का पूरा रास्ता क्लियर है।
समझ में आ रहा है बेटा? दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े सब में स्कैन हो गया, क्या बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने दो प्रकार के बताए थे, दो कौन कौन से, कोहेसिव और एडहेसिव। तो इसमें सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बेटा कोहेसिव फोर्स की, यानी सहसंजक बल की। जैसा कि मैंने डायग्राम से ही सब कुछ खत्म कर दिया है, तो अब तो केवल फॉर्मेलिटी रह गई है नोट्स में लिखने की। और वो नोट्स में क्या लिखना है, मैंने बताया एक ही पदार्थ के जो मॉलिक्यूल्स है ना, एक ही पदार्थ जो भी सब्सटेंस आपने लिया है, जैसे पानी, पानी के अणुओं के बीच में है ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, हमें रंग से मतलब नहीं है, जो मॉलिक्यूल है ना उनके अट्रैक्शन की बात हो रही है। एक ही प्रकार के अणुओं के बीच में जो बल लगेगा वह आपका अट्रैक्शन जो फोर्स होगा वो कोहेसिव फोर्स होगा, सहसंजक बल कहलाएगा। और एग्जांपल आपके सामने है, ये भी लड़का है, ये भी लड़का है, और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कोहेसिव फोर्स लग रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो ये बेसिक चीज आपके क्लियर है बेटा? क्लियर है, शाबाश, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे जल के अणुओं के मध्य लगने वाला बल, सेम वाटर जो आपके वाटर यानी पानी की जो मॉलिक्यूल है, अणु है, पानी और पानी के अणुओं के बीच में, वो तो एक ही पदार्थ है, उनके अणुओं के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कोहेसिव फोर्स होगा। दूसरा पारा, पारा का कोई अणु है, ठीक है, उसके लिए Hg, पारे के लिए जो मॉलिक्यूलर फोर्स है वो भी समान होगा, समान अणुओं के बीच में लगेगा। तो पहला फोर्स सभी बच्चों का अगर क्लियर है, डायग्राम देके सेम जो सब्सटेंस है उनके मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा वही फोर्स होगा हमारा कोहेसिव फोर्स, यानी सहसंजक बल। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो दूसरे पे चलते हैं, दूसरे की बात करते हैं, और वह है आपका एडहेसिव फोर्स, आसंजक बल, एडहेसिव फोर्स। जरा गौर फरमाइएगा, मैंने क्या कहा था कि एक लड़का है और एक लड़की है, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा एडहेसिव फोर्स, आसंजक बल, आसंजक बल। ठीक है, आप देख रहे होंगे, आपने ये डायग्राम नोटिस नहीं किया, यहां पे देख रहे हो इनके हाथ भी ठीक से नहीं मिल रहे हैं, और इधर देखो तुम, है ना, पूरा का पूरा, हाँ दोस्ती बहुत गहरी हो रही है इधर। यानी एडहेसिव फोर्स का इंपॉर्टेंस आप समझ रहे होंगे, ये एडहेसिव फोर्स है, डिफरेंट डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में लगने वाला बल है। जरा नोट करना इस बात को मतलब पूरा का पूरा फिजिक्स काम कर रही है इधर। यानी डिफरेंट डिफरेंट जो आपके सब्सटेंस है उनकी जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वो आपका एडहेसिव फोर्स कहलाता है, सहसंजक बल कहलाता है। यानी जो डिफरेंट डिफरेंट आपके सब्सटेंस है, डिफरेंट डिफरेंट आपका जो मटेरियल है, सब्सटेंस है, उनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो एडहेसिव फोर्स होगा, यानी आपका आसंजक बल होगा, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। डायग्राम से भी ये चीज क्लियर हो गई होगी, सहसंजक बल और आसंजक बल दोनों की दोनों चीज क्लियर है बेटा, दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत काम में आएगा आगे। एक बार यस सर लिख दीजिए, कमेंट में स्पैम हो जाए, सारे बच्चों का रिप्लाई यस सर। ये आपका कोहेसिव फोर्स, सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स कोहेसिव, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में लगने वाला मॉलिक्यूल आपका वो हो जाएगा एडहेसिव। मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने कहा था कि ये ग्लास का बोतल है और इसमें पानी भरा हुआ है, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो, और जो ग्लास यानी कांच के जो मॉलिक्यूल है वो, कांच और पानी के अणुओं के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो एडहेसिव फोर्स होगा, यानी आसंजक बल होगा। चलो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ आ रहा है क्या, कि जो कागज है और उस पे अगर अपन स्याही से लिखते हैं तो कागज के मॉलिक्यूल और जो आपके स्याही इंक है उनके जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो आपका एडहेसिव फोर्स कहलाएगा, उसे आसंजक बल कहते हैं। पेपर पे जब अपन लिखेंगे तो जो इंक पेपर पे चिपक जाता है वो एडहेसिव फोर्स की वजह से ऐसा होता है। दूसरा एग्जाम्पल क्लियर है बेटा, इसका क्लियर है बेटा, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो देखिए क्या क्या सवाल बनते हैं, अभी देखते जाइएगा। मैंने कहा ना कि आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सरफेस टेंशन, क्योंकि आज कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन एज इट इज जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं, वो आपको मैं टिक लगा के बताऊंगा एक एक कॉन्सेप्ट के साथ में क्लास को। और क्लास भी आप आज आपकी लग रहा है पूरा का पूरा 1 घंटे की होने वाली है, ठीक है। चलिए देखिए, अब आता है बेटा नया आपका पॉइंट, फ्री स्पेस, आपका फ्री सरफेस जिसको कह सकते हैं, फ्री लिक्विड सरफेस, ऊपर का मुक्त पृष्ठ है, यानी ऊपर की सरफेस है वो फ्री हो, मुक्त पृष्ठ हो।
तो मुक्त पृष्ठ को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा सरफेस, जैसे मान लीजिए अपने किसी पात्र में, किसी बर्तन में पानी भरा हुआ है, जैसे ये मान लीजिए बोतल है और पानी भरा हुआ है और मैं इसका कैप है वो कैप हटा देता हूं, ये कैप मैंने हटा दिया है, अब ये फुल बोतल पानी से भरा हुआ है। तो इसमें जो ऊपरी सतह है जो एयर के कांटेक्ट में है, जो हवा के संपर्क में है, उस सरफेस को अपन फ्री सरफेस कह सकते हैं, मुक्त पृष्ठ कह सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे मैंने ऊपर लिखा है क्या, फ्री सरफेस, और नीचे क्या समझाने की कोशिश की है कि द्रव का वह सरफेस, वह पृष्ठ लिक्विड का जो क्या होता है, एयर के कांटेक्ट में होता है, यहां पे हवा के संपर्क में होगा, उसी को हम फ्री सरफेस कहते हैं, लिक्विड का मुक्त पृष्ठ कहते हैं। ये वर्ड यूज आएगा, ये वर्ड यूज आएगा तो बच्चे को डाउट क्रिएट नहीं हो, बच्चे को तनाव नहीं हो, बच्चे को टेंशन नहीं हो, क्योंकि टेंशन पढ़ रहे हैं और फिर भी टेंशन हो गया तो फिर काहे का टेंशन पड़ा आपने। आज के बाद में टेंशन नहीं लेने का, टेंशन में जितने भी सवाल बनेंगे उनको फोड़ेंगे, चुन चुन के फोड़ेंगे। जरा ध्यान दीजिए, देखिए पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है फ्री सरफेस का। ध्यान दीजिए अगला पॉइंट, उसी फ्री सरफेस के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं। क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिए। कोई भी द्रव है, कोई भी लिक्विड है, उसका जो फ्री सरफेस है, उसका जो मुक्त पृष्ठ है, उस पर एक खींची गई झिल्ली, जो खींची हुई जो झिल्ली है, तनी हुई जो झिल्ली है, उसी को फ्री स्पेस मतलब फ्री सरफेस के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कप में चाय रखा है तो कुछ देर बाद में उसके ऊपर एक लेयर सी बन जाती है ना, उस लेयर को अपन उसका उस झिल्ली में टेंशन सा नजर आता होगा आपको, तनाव सा, खिंचाव सा कुछ नजर आता होगा ऊपरी सरफेस पे, वो उसका टेंशन है, वो तनाव है। उस झिल्ली की बात यहाँ पे हो रही है, उस लेयर की बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं, जो स्ट्रेच करता हुआ आपको खिंचाव उसमें दिखाई देता है। ये फ्री सरफेस का आपका कॉन्सेप्ट आ गया। अब बहुत अहम मुद्दे पे बात करने जा रहा हूं मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहां पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, और सारे बच्चे तैयार होंगे इस कॉन्सेप्ट के लिए। बहुत अहम सवाल, बहुत अहम चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं, तैयार हो जाइए। क्या सवाल है जरा फोकस करते हैं उस पर। यहां पे एक बर्तन आपको नजर आ रहा है, एक कोई कंटेनर है, कोई पात्र है, और उसमें मान लीजिए हमने वाटर फिल कर रखा है, पानी भरा हुआ है, और ये ऊपरी जो सरफेस है वो एयर कांटेक्ट में है, और इसको अपन फ्री सरफेस कह सकते हैं, यानी मुक्त पृष्ठ कह सकते हैं। मैंने इस डायग्राम में 2 पॉइंट बनाए हैं, जरा गौर से समझिएगा, फिर बाकी बात मैं बाद में करूंगा। कॉन्सेप्ट को फील करना बेटा, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, रट्टा मारने वाला काम नहीं चलेगा। ये जो कंटेनर में हमने लिक्विड भर के रखा हुआ है, इसमें मेरे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट आपका ए और एक पॉइंट आपका है बी। यहां पे बी लिखा हुआ भी है, मैं फिर से लिख देता हूं अगर आपको ठीक से नहीं दिख रहा है। ये ए आपका, जो पॉइंट आपका बी है उस पे अगर कोई मॉलिक्यूल में लेता हूं, ये रेड कलर वाला कोई मॉलिक्यूल है, तो अगर कोई पॉइंट में वहां पे लेता हूं तो उस पॉइंट को अगर मैं बताऊं कि उस पॉइंट पे कितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं, कितनी डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो मैं कहूंगा ऑल डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में आप चले जाओ बराबर बराबर बल लगेगा, सेम मैग्नीट्यूड का जो आपका फोर्स है वो अप्लाई होगा। और इसी वजह से जो पॉइंट बी पे अगर कोई मॉलिक्यूल मैंने लिया है तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो आपको नजर आ रहा होगा। अगर यहां पे नहीं दिख रहा है तो मैं साइड में लिख देता हूं एफ बी बराबर 0, यानी जो बी पॉइंट पे कोई मॉलिक्यूल आपने लिया है, कोई अणु लिया है, तो उस पे रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा, परिणामी बल 0 होगा। और यही रीजन है कि अगर इधर इस लिक्विड के अंदर अगर कोई पॉइंट लेते हैं, इस लिक्विड के अंदर अगर कोई पॉइंट हम यहां पे लेके आते हैं तो उस पॉइंट पे कोई बल नहीं लगेगा। इन सभी बिंदुओं पे, इन सभी मॉलिक्यूल पे रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा, जिसकी बात अपन यहां पे कर रहे हैं। लेकिन मुद्दे की बात अब आती है, अगर मैं पॉइंट ए पे जाता हूं, अगर मैं बिंदु ए पे जाता हूं, तो जरा मुझे गौर फरमा के बताइएगा, क्या पॉइंट ए पे रिजल्टेंट फोर्स बी की तरह 0 होता है? यही रीजन है सरफेस टेंशन का, 0 नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ बल लगेगा, इधर बल लगेगा, इधर बल लगेगा, इधर बल लगेगा, इधर बल लगेगा, लेकिन क्या ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है पॉइंट ए पे, जो पॉइंट ए पे कोई अणु है, उसको नीचे की तरफ खींचा जा रहा है, उसको नीचे की तरफ खींचने का प्रयास हो रहा है, और जब उसको नीचे की तरफ खींच रहे हैं तो इस सरफेस पे एक टेंशन आ गया, तनाव आ गया, एक टेंशन हो गया,
जो उस मॉलिक्यूल को नीचे की तरफ खींचने का प्रयास कर रहा है। उस कंडीशन में ये जो मॉलिक्यूल आपका पॉइंट ए पर है, उस पे जो फोर्स एफ ए लगेगा वो आपका कभी भी जीरो नहीं होगा। और यही रीजन है कि मैंने एक पॉइंट नोट किया हुआ है जो आप देख रहे होंगे, एफ ए ग्रेटर देन एफ बी। यानी अगर कोई मॉलिक्यूल किसी फ्री सरफेस पे है, जिसका मैंने अभी अभी बताया, मुक्त पृष्ठ पे अगर है, तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो हमेशा लिक्विड के अंदर की तरफ लगेगा, और उस फोर्स की वजह से ही उस मॉलिक्यूल पे, उस सरफेस पे टेंशन उत्पन्न होता है, जिसे हम नाम देते हैं सरफेस टेंशन, यानी पृष्ठ का तनाव। एक चीज जो मैंने इधर समझाई है उसको मैंने क्या लिखा है ऊपर नोट्स में, मैं बता देता हूं आपको क्या लिखना है कि द्रव्य की मुक्त पृष्ठ, अभी अभी बता के आया हूं मैं, एक एक वर्ड को डिफाइन किया है, और यही चीज है जो मुझे खुद को कॉन्फिडेंस देती है कि एक एक पॉइंट जो बच्चे के लिए नया वर्ड यूज कर रहे हैं वो बच्चे का क्लियर हो। ठीक है, यस, उस पे ध्यान दीजिए। तो क्या बोला मैंने, द्रव्य के मुक्त पृष्ठ पर नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में सभी अणुओं की सभी दिशाओं में, ये जो आपका पॉइंट सरफेस पे है, इस पे नीचे की तरफ सभी दिशाओं में बल अप्लाई होता है, समान आकर्षण बल लगता है, अनुभव करता है, और उन पे परिणामी बल शून्य हो जाएगा। बी पॉइंट पे परिणामी बल शून्य है, ए पॉइंट पे नीचे की तरफ बल लग रहा है, और इसी वजह से एफ ए ग्रेटर देन एफ बी होगा। एक बार मैं सभी बच्चों का यार एग्रीमेंट चाहूंगा इस स्लाइड के लिए, सारे बच्चों का एक बार जोश आ जाए, मजा आ जाएगा इस स्लाइड के लिए कि क्या ये जो कॉन्सेप्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं एक रीजन दे रहा हूं सरफेस टेंशन का, यहां पे जो सरफेस टेंशन है उसका रीजन देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कोई पार्टिकल रखा हुआ है तो उस पे नीचे की तरफ बल लग रहा है, और इसी वजह से इस पॉइंट पे सरफेस पे आपका सरफेस टेंशन आ जाता है। एक बार एग्री कर दें, हाँ सर हम स्कैन कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हम क्लियर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है बेटा? शाबाश, ऑफ कोर्स सर, यस सर, हाई सर, बहुत अच्छे। चलो तो फिर आगे आ जाओ। अब मैं एक अहम बिंदु से बात करने जा रहा हूं, बेटा हल्के में मत लेना, फील करना इस बात को, क्योंकि इस तरीके के सवाल जब राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट के रूप में आएंगे तो अता पता भी नहीं लगेगा, आसपास भी नहीं भटकोगे, तो इसको थोड़ा फील करना, थोड़ा सा समझना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप एक चीज मुझे बताइए, अगर यहां पे कोई मॉलिक्यूल है, यहां पे कोई अणु है, और इस अणु को इस सरफेस पे आना है, यहां पे आना है, जरा मुझे गौर फरमा के बताना, मैं जवाब आप ही से चाहूंगा, और अगर आपने सही जवाब दे दिया तो ये स्लाइड का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म है। हर एक बच्चे को इतना इजी समझ में नहीं आएगा, फील करना इसको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे एक मॉलिक्यूल है, मान लीजिए इसको मैंने नाम दिया पी, और इस मॉलिक्यूल अणु को पी को यहां पे अगर क्यू बिंदु पे मैं लेके आना चाहता हूं, पॉइंट पी से क्यू पे लेके आना चाहता हूं, तो क्या उसके लिए वहां पे जाना आसान है? यस और नो? सर बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि सर इस सरफेस पे जो मॉलिक्यूल पहुंचता है, जो मॉलिक्यूल होता है उसका बल कहां लग रहा है? नीचे की तरफ। तो अगर इस मॉलिक्यूल को अपन सरफेस की तरफ लेके जाएंगे तो जो बल नीचे लग रहा है हम तो इसको विपरीत ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। सरफेस में जितने भी मॉलिक्यूल है, जितने भी अणु है, उनका डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और आप तो उसका उल्टा लेके जा रहे हो, इसको ऊपर फोर्स लग रहा है सारा का सारा डाउनवर्ड, देख रहे होंगे आप। तो उस फोर्स के अपोजिट में जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो भैया पसीना आएगा, मेहनत करनी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और यही कार्य इस सरफेस वाले मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो अब आप मुझे बताइए, अगर मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी यू क्यू लिख दूं और यहां पे यू पी लिख दूं, तो आप मुझे बताइए यू क्यू ज्यादा होगा या यू पी ज्यादा होगा? आपका जवाब होगा यू क्यू ग्रेटर देन यू पी। एग्री कर लीजिए, अगली वाली स्लाइड में आग लगा देंगे, यही चीज मैंने समझानी है अगली स्लाइड में। सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी ऊर्जा ज्यादा होती है अंदर के मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में। यह चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट में बच्चा आसपास भी नहीं भटकेगा इस कॉन्सेप्ट के अगर वो आज नहीं समझ पा रहा तो ध्यान दीजिए, समझिए जो मैंने चीज आपको भी बताई है, फिर वापस लेके जाऊंगा। क्या बताया? द्रव्य के पृष्ठ पे, फ्री सरफेस पे स्थित अणुओं की स्थितिज ऊर्जा, सरफेस
जो ऊपरी फ्री सरफेस है वहां पे अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान दीजिएगा, द्रव्य के भीतर इनसाइड द लिक्विड के अणुओं की जो पोटेंशियल एनर्जी है उससे ज्यादा होती है, ग्रेटर देन, उससे ज्यादा होगी, क्योंकि द्रव्य के अंदर उपस्थित अणुओं को द्रव्य की सतह पर लाने के लिए सहसंजक बल, जो नीचे की ओर लगने वाला आपका कोहेसिव फोर्स है, उसके विरोध में वर्क करना पड़ेगा। और इसी वजह से जो आपका सरफेस है, ये जो आपका सरफेस है पॉइंट ए, ये आपका पॉइंट ए, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी यू ए और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी यू बी, और यही आपका रिलेशन लिखा गया है, यू ए ग्रेटर देन यू बी है, यू ए ग्रेटर देन यू बी है। एक बार इस स्लाइड के लिए बच्चा एग्री कर देगा, एक बार इस स्लाइड के लिए बच्चा एग्री कर देगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है? मैंने क्या बताया, इस मॉलिक्यूल को यहां से सरफेस पे लेके जाएंगे तो इसके कोहेसिव फोर्स, सहसंजक बलों के विरोध में उसको ऊपर ले जाने के लिए कार्य करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। और इसीलिए पॉइंट ए पे आपका जो पॉइंट आपका ए है, पॉइंट ए की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज्यादा है पॉइंट बी से। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है और उम्मीद करता हूं कि आपने इसको क्लियर कर लिया होगा। अगर आप आरएसआर की आर्मी में अपने आप को काउंट करते हो तो इन चीजों को डिटेल से डिस्कस करो, फील करो, समझो, परमानेंट करो, बहुत काम की चीज है। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो देखिएगा आगे क्या क्या होता है, ये तो अभी शुरुआत है, ध्यान दीजिएगा। एक और आपका स्पेशल पॉइंट मैंने नोट किया हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा। द्रव्य की छोटी बूंदें गोलाकार होती है, जो वाटर ड्रॉप होती है वो स्फेरिकल शेप में अपने आप को बना लेती है, काउंट कर लेती है। इसका रीजन क्या है? सवाल आपका डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ है, डायरेक्ट सवाल एग्जाम में आया हुआ है। द्रव्य की छोटी बूंदें गोलाकार होती है, किसकी वजह से? ड्यू टू सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव की वजह से। एग्जाम में अगर आपने पिछले 2-3 एग्जाम दिए हैं तो आपको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। पृष्ठ तनाव के कारण, क्योंकि द्रव्य की मुक्त पृष्ठ जो फ्री सरफेस है उस पर, मुक्त पृष्ठ पर पृष्ठ तनाव के कारण न्यूनतम सरफेस, मिनिमम सरफेस एरिया रखने का प्रयास करता है। यहां पे अगर डाउट है तो यहां पे आ जाओ, पूरी कहानी खत्म कर देंगे। देख लीजिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। कैसे एक ड्रॉप है वो स्फेरिकल शेप में आ जाता है। ये वाटर ड्रॉपलेट है, बाहर की तरफ एयर है, देख रहे होंगे आप इधर, और ये सरफेस का मॉलिक्यूलर है, ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल है जिनको अंदर की तरफ खींचा जा रहा है। इधर का कोई मॉलिक्यूल है, इसको अंदर की तरफ खींच रहे हैं, इधर का कोई है, इसको अंदर की तरफ खींच रहे हैं, इधर का कोई है, इसको अंदर की तरफ खींच रहे हैं, इधर का कोई है, इसको अंदर की तरफ खींच रहे हैं। ये आपका जो फोर्स है सरफेस वाले मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ खींचने की वजह से, और यही रीजन है कि आपका जो ड्रॉप है वो आपका स्फेरिकल शेप में आ जाता है, गोल आकार में आ जाता है। ये वाटर मॉलिक्यूलर है, आपको मॉलिक्यूल्स है वो दिखाएगा यहाँ पे। ये इस मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ, ये रेड कलर देख रहे हो बेटा, ये रेड लाइन दिख रही है आपको, ये सब नीचे की तरफ। लेकिन जो बीच वाला मॉलिक्यूल है इस पे देखो क्या लिखा हुआ है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पुल्ड इन ऑल डायरेक्शन, ये सभी दिशाओं में खींचा जाता है। लेकिन जो सरफेस पे है उसको अंदर की तरफ खींचेंगे, चाहे वो कहीं पर भी हो, और इसी वजह से ये आपका एक शेप गोल बन जाता है। ये आपका डायग्राम इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है। तो बेटा ये रीजन आपका क्लियर है, ये रीजन आपका क्लियर है। वाटर ड्रॉप स्फेरिकल शेप में क्यों आता है? ड्यू टू सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण। ये एग्जाम में डायरेक्ट आपका सवाल पूछा गया है, जिसकी बात अपन यहां पे कर रहे हैं। चलो अब बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पे अपन बात करने जा रहे हैं, क्या कि लैप्लास के अनुसार पृष्ठ तनाव का एक आणविक घटना है, एक फिनोमेनन है। यहाँ पे सरफेस टेंशन इज ए मॉलिक्यूलर फिनोमेनन, और इसको जो विद्युत चुंबकीय बलों के कारण होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है उनकी वजह से होता है। पृष्ठ तनाव को 2 प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। मैं इस पे जो मुद्दा है उस पे कोई मतलब नहीं अपने को, लेकिन मुद्दा है कि इसकी जो डेफिनेशन दी जाएगी वो 2 प्रकार की डेफिनेशन कौन सी है। तो पहली डेफिनेशन का अपन निचोड़ निकालते हैं और वहीं से हमारा स्टार्ट होता है कॉन्सेप्ट आपका। फर्स्ट होता है आपका इमेजिनरी डेफिनेशन और दूसरा आपका वर्किंग डेफिनेशन। वर्किंग डेफिनेशन से भी बहुत तगड़े तगड़े सवाल बनते हैं, कार्यकारी परिभाषा से बहुत तगड़े तगड़े सवाल बनते हैं, और आपका इमेजिनरी जो डेफिनेशन है वहां से भी बहुत तगड़े तगड़े सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इमेजिनरी डेफिनेशन, यानी आपका काल्पनिक जो परिभाषा है उसको। और काल्पनिक जो डेफिनेशन है वो प्रत्येक बच्चे के दिमाग में ऑलरेडी होगी। मैं केवल इस पॉइंट की बात करके आपको बैक लेके जाऊंगा,
फिर बताऊंगा। बस इतना मुझे बता दो, सरफेस टेंशन T बराबर, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो F बटा आपका F बटा L, ये फॉर्मूला आपको पता है। इकाई लंबाई पे लगने वाला बल उसके लिए सरफेस टेंशन कहलाता है। ये इमेजिनरी डेफिनेशन है, ये काल्पनिक परिभाषा आपको यहाँ पर दी गई है। तो एक बार आप इस डेफिनेशन को समझ लें, क्योंकि बहुत बहुत अहम होने वाला है। यहां से जो कहानी बनेगी ना वो बहुत लंबी जाएगी और बहुत सारे सवाल बनने वाले हैं। तो एक बार हाउस द जोश के साथ में रिप्लाई कर दें, डाउट क्लियर हो जाना चाहिए प्रत्येक बच्चे का। यहां से क्लियर है बेटा, शाबाश। हाँ चलो जी, यहां से बहुत तगड़े तगड़े सवाल बनने वाले हैं आगे। तो पहले मैं एक बार इसको इमेजिनरी डेफिनेशन को डिफाइन कर देता हूं। द्रव्य के पृष्ठ या सतह पर, सरफेस पे खींची गई कोई इमेजिनरी लाइन, कोई अगर इमेजिनरी लाइन अपन ड्रॉ करते हैं तो उसके यूनिट लेंथ पे जो आपका सरफेस प्लेन है, तल है, उसके परपेंडिकुलर या उसके लंबवत जो लगने वाला बल है, अप्लाइड फोर्स है, वही उस पृष्ठ के लिए पृष्ठ तनाव कहलाता है। T बराबर F बटा L। डेफिनेशन आप खुद भी बोल के लिख सकते हैं कि अगर किसी सरफेस में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो उस इमेजिनरी लाइन की यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लगेगा उसी फोर्स को सरफेस टेंशन कहते हैं। T बराबर F बटा L। ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे नोट की हुई है, आपको इसको बिल्कुल शॉर्ट करके अपने नोट्स में डाल लेनी है और बहुत अहम होने वाला है। यहीं से बहुत सारे कॉन्सेप्ट में आपसे अभी पूछने वाला हूं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको पूछने वाला हूं। एक बच्चा इसका यूनिट और डायमेंशन भी कमेंट कर रहा है, बहुत अच्छे, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो रेडी रहना बेटा यूनिट और डायमेंशन के लिए। चलो ये आपका डेफिनेशन हो गया, यहां पे हम पहुंच गए। ये आपका डायग्राम दिया हुआ है, ये कोई आपका इमेजिनरी एक लाइन है, इस इमेजिनरी लाइन पे ये मॉलिक्यूल्स है, ये अणु है, स्पर्श रेखा के रूप में अपन यहाँ पे इनको दिखा दिया है। और इसकी यूनिट लेंथ पे जो फोर्स अप्लाई होगा, इसकी यूनिट लेंथ पे जो फोर्स अप्लाई होगा वही हमारा सरफेस टेंशन कहलाएगा। T बराबर F बटा L। सबसे पहला सवाल इसका बेसिक यूनिट, इसका बेसिक मात्रक आपका वहीं से लिख दो, T बराबर F बटा L से न्यूटन प्रति मीटर। T बराबर F बटा L से न्यूटन प्रति मीटर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। इस पर हम बात करने जा रहे हैं। न्यूटन प्रति मीटर जो फॉर्मूले से आया, जनरल फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला है जो इमेजिनरी जो डेफिनेशन है उससे आगे जाएंगे तो देखने को मिलेगा, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, और वो होगा आपका T बराबर W बटा A, है ना। जो हम ये डेफिनेशन देंगे ना आगे की, जो वर्किंग डेफिनेशन, कार्यकारी जो डेफिनेशन होने वाली है, इस डेफिनेशन में ये फॉर्मूला हम देखेंगे, T बराबर W बटा A, और ये जूल बटा मीटर स्क्वायर, जूल बटा मीटर स्क्वायर के रूप में इसको डिफाइन किया जाएगा, जूल प्रति मीटर स्क्वायर के रूप में डिफाइन किया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर दिया जा रहा है। बताइए, तो ये आपका फॉर्मूला आज हमने दिया। इस फॉर्मूले का यूनिट न्यूटन प्रति मीटर या दूसरा यूनिट जूल प्रति मीटर स्क्वायर कैसे आया, मैं इस फॉर्मूले की बात करके डिफाइन कर रहा हूं। दोनों आपको याद रखने, दोनों से बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनने वाले हैं, शाबाश। तो अब आपको खाली जगह दिख रही होगी, तो यूनिट तो हो ही गया है, तो अब आप मुझे इसका डायमेंशन कमेंट करके बताइए, फटाफट से डायमेंशन बना दीजिए। इसका डायमेंशन आप इस फॉर्मूले से बना सकते हैं, और तब तक आपने कमेंट कर दिया होगा, बहुत से बच्चों ने कमेंट कर दिया है। फोर्स की डायमेंशन बेटा m1 L1 T-2 अपॉन में लेंथ के लिए क्या आएगा L1 से L1 को उड़ा देंगे तो m1 L0 T-2, ये आपका सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट है। m1 L0 T-2 ये डायमेंशन का आपका फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है बेटा? प्रत्येक बच्चे का डायमेंशन कितने बच्चों ने कमेंट कर दिए है मैं देख रहा हूं। m1 T-2 बहुत से बच्चे, शाबाश शाबाश शाबाश। 10 माइनस का 2, अरे वाह बेटा बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो अगर डायमेंशन कमेंट कर दिया है तो एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, फटाफट एक बार कमेंट करिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, बहुत बार न्यूमेरिकल में बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पे 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, जल्दी बताइए फटाफट से। कमेंट में इधर लिखने से पहले लिख देना बेटा, क्योंकि इसके बाद में लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। 10⁵ डाइन बेटा, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होगा। और अगर मैं बोलूं 1 जूल है ना, 1 जूल वाला भी याद रखिएगा बेटा, 10⁷ अर्ग,
इसमें भी कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये भी लिख दिया है और ये भी लिख दिया है, सर ये क्यों लिखा है, इसका क्या मतलब है। बेटा न्यूमेरिकल में बहुत काम में आता है, बच्चे गलती करते हैं। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन, और ये आपका वर्क के लिए, कार्य के लिए 1 जूल में 10⁷ अर्ग। बच्चों का कमेंट स्पैम हो रहा है 10⁵ के रूप में, बहुत अच्छा लगा, शाबाश, वेरी गुड बेटा, शाबाश, वेरी गुड। 700+ स्टूडेंट थे, बहुत बढ़िया, क्या बात है, मजा आ गया, शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए बेटा, एक थोड़ा सा मैं इसको घुमा के एक यूनिट आपसे और पूछ लेता हूं, एक यूनिट थोड़ा सा मैं घुमा के और पूछ लेता हूं आपसे, इधर पूछ लेता हूं, ठीक है। वो क्या है बेटा, वो ये बेटा, अगर मैं इसको इस तरीके से, ये बेटा इसका डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन इधर मैं थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूं। क्या, 1 न्यूटन प्रति मीटर को, 1 न्यूटन प्रति मीटर को अगर मैं डाइन प्रति सेंटीमीटर में लिखूं तो कितना होगा, जरा मुझे बताना बेटा। डाइन प्रति सेंटीमीटर में, ध्यान दीजिएगा कितना आएगा, जल्दी बताइएगा बेटा, डाइन प्रति सेंटीमीटर में कितना होगा। ये बहुत तगड़ा सवाल बनेगा। मैंने आपको 1 न्यूटन प्रति मीटर का वैल्यू, यानी 1 न्यूटन प्रति मीटर इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं, 10⁵ डाइन। तो 1 न्यूटन प्रति मीटर, ये जो फॉर्मूला है 1 न्यूटन प्रति मीटर, इसका डाइन प्रति सेंटीमीटर में कितना होगा, जल्दी से बताएंगे बेटा, जल्दी से बताएंगे, बहुत तगड़ा सवाल बनेगा सर। 1 न्यूटन पर मीटर इक्वल टू डाइन पर सेंटीमीटर, यानी सीजीएस में, ये आपका एमकेएस में बेटा, ये आपका एमकेएस में, तो आप मुझे इसका सीजीएस में वैल्यू बताओ, क्योंकि बहुत काम में आने वाला है। बताएं बेटा, चलो 1 न्यूटन में कितना है, 10⁵ डाइन। अब 10⁵ डाइन बटा, बेटा यहां पे मीटर आ रहा है और सेंटीमीटर में बदलना है, तो कितने से, 100 से, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, लेकिन एक्चुअल में सेंटीमीटर या मीटर बट्टे में था, तो 100 भी तो बट्टे में ही लिखेंगे गुणा के रूप में, वैसे भाग लग गया वो बात अलग है। 3 जीरो कम कर दो बेटा ऊपर, तो मैं इधर लिख दूं क्या शॉर्ट में, 10⁻3, याद आया कुछ, 10⁻3 डाइन प्रति सेंटीमीटर। स्पैम हो रहा है क्या कमेंट, अरे वाह बेटा वाह, क्या बात है, स्पैम हो रहा है कमेंट, वाह मेरे शेर। इसी तरीके से जवाब चलने चाहिए, फास्ट टू फास्ट, क्या बात है, वेरी गुड बेटा। इस स्लाइड के लिए इसमें बहुत सारा निचोड़ निकाल लिया हमने, बहुत सारे सवाल तैयार कर लिए। अरे अभी ये तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है इस तरीके के सवाल बनने का, अभी देखिए क्या क्या आता है आगे। एक बार सारे बच्चे इस स्लाइड के लिए एग्री कर देंगे, लेकिन 700+ लाइक्स केवल, यानी प्रेजेंट केवल 700+। मुझे लग रहा है कि 1K बहुत जल्दी होने वाला है। अगर आपको लगता है कि एंजॉय कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, नए नए सवाल सीख रहे हैं, तो फिर अभी देखिए क्या होने वाला, अब लगने वाली है आगे। अब आ जाओ भाई लाइन पे, अब बैक टू बैक फायर होगा सवालों के लिए, बैक टू बैक फायर होगा सवालों के लिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो यहां पे जो सरफेस टेंशन की हम बात कर रहे थे, प्रस्थ तनाव की जो बात कर रहे थे, उसकी डायरेक्शन, उसकी दिशा, वैसे इसका डायरेक्शन आता नहीं है प्रैक्टिकली, अगर अपन यहां पे बात करें डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है सरफेस टेंशन का, लेकिन यह माना जाता है कि जो वर्किंग डायरेक्शन है, इसकी जो कार्य करने का जो दिशा है, वो आपका द्रव्य की पृष्ठ का स्पर्श रेखीय टेंजेंशियल डायरेक्शन, जो सरफेस है उसका। लेकिन इसको वैसे स्केलर क्वांटिटी में काउंट किया जाता है, अभी आगे बात करूंगा मैं, घबराना मत। तो ये आपका वर्किंग डायरेक्शन है, वर्किंग डायरेक्शन जिसमें ये बताया जा रहा है, और वो है उसका टेंजेंशियल, उसका स्पर्श रेखीय, ठीक है बेटा, यस। सरफेस टेंशन इज ए स्केलर क्वांटिटी, प्रस्थ तनाव एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी काउंट किया जाता है, ये बात मैं अभी अभी आपको बता चुका हूं। बहुत सारे सवाल बनेंगे, 1 बाय 1 स्टेप टू स्टेप याद रखते जाना बेटा। पहला सवाल, दूसरा सवाल स्केलर क्वांटिटी है 1 बाय 1। तीसरा सवाल आपका क्या है, सरफेस टेंशन हमेशा याद रखिएगा, कल या परसों में प्रैक्टिस करवाई थी मैंने शायद आपको प्लस स्पेशल में, है ना। सरफेस टेंशन ड्यू टू कोहेसिव फोर्स, ड्यू टू कोहेसिव फोर्स, सहसंजक बल, यानी प्रस्थ तनाव हमेशा सहसंजक बलों के कारण उत्पन्न होता है। क्योंकि अभी जो डायग्राम बनाया था ना मैंने, जो ऊपरी सतह पे जो मॉलिक्यूल थे उनको नीचे की तरफ खींचा जा रहा था, तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल पे जो टेंशन था उसको हमने क्या नाम दिया, सरफेस टेंशन। तो नीचे की तरफ खींच रहा था, तो पानी के मॉलिक्यूल, सरफेस वाले पानी की जो मॉलिक्यूल है उनको नीचे खींच रहे हैं, तो कौन सा फोर्स हुआ, कोहेसिव फोर्स, यानी सहसंजक बल। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रीजन ऑफ सरफेस टेंशन, कोहेसिव फोर्स,
कोहेसिव फोर्स यानी सहसंजक बल, सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स, सहसंजक बल। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है? ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। शाबाश शाबाश शाबाश। अब बताइए आप, मजा आ गया भाई, ये सवाल तो दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े सब में स्कैन हो जाना चाहिए। डायग्राम बना के बताता हूं। ये कोई बेटा बड़ा कंटेनर अपने पास और इसमें पानी भरा हुआ है ना, बहुत सारा, समझ रहे हो आप, पानी भरा हुआ है। अब ये क्या कह रहा है, एच गहराई पे, ये सरफेस यहां से एच गहराई ले लेता हूं मैं, ये एच गहराई है आपका, और इस एच गहराई पे आपने पॉइंट 1 पी लिया, और इस पॉइंट पी पे आप मुझे टेंशन बताइए, इस पॉइंट पी पे टेंशन बताइए, तनाव बताइए। ये कह रहा है कि एच डेप्थ पे सरफेस टेंशन आपका 0 होता है। क्यों 0 होता है? अरे वो डायग्राम भूल गए, बी बिंदु यहां पे था और इस बी बिंदु पे सभी डायरेक्शन में जो मॉलिक्यूल थे उन पे जो फोर्स लग रहे थे, और इसी की वजह से आपका एफ बी वहां पे कितना था, 0। अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 आ रहा है तो वहां पे सरफेस टेंशन कहां से आएगा? सरफेस टेंशन आएगा उसकी सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है उन मॉलिक्यूल को नीचे की तरफ खींचने पे, यहां पे आएगा आपका फोर्स, कोई ना कोई फोर्स होगा यहाँ पे ए पॉइंट पे। ये आपका पॉइंट ए है, ये मान लीजिए आपका पॉइंट बी है। अरे वो डायग्राम जो अभी मैं आपको समझा के आगे लेके आया हूँ, जहाँ पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी भी समझाई थी, जहाँ पे मैंने फोर्स भी समझाया था। समझ में आ रहा बेटा? मजा आ रहा है ना? जो उसके साथ रिप्लाई कर दीजिए फटाफट से। एंजॉय कर रहे हो क्लास को तो एक बार कमेंट में रिप्लाई कर देना। एक एक सवाल को फोड़ देंगे। एच डेप्थ पे कोई सरफेस टेंशन नहीं होता, सरफेस टेंशन केवल सरफेस पे होता है। सरफेस टेंशन केवल कहां पे होता है बेटा? सरफेस पे होता है। क्लियर है? चलो जी आगे बात करते हैं। एक एक पॉइंट पे एक एक सवाल तैयार करूंगा, एक एक पॉइंट पे एक एक सवाल, गौर फरमाइएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका वो क्या है, उस पॉइंट पे ध्यान देते हैं। यह केवल द्रव्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। सरफेस टेंशन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड। द्रव्य की प्रकृति, द्रव्य की प्रकृति पर डिपेंड करता है। इट्स डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड के नेचर पर डिपेंड करता है। यह है सतह के क्षेत्रफल पे, एरिया ऑफ सरफेस, और जो आपका इमेजिनरी लाइन का लेंथ ऑफ इमेजिनरी लाइन पे डिपेंड नहीं करता है। बहुत तगड़ा सवाल है, गजब का सवाल है यार। सरफेस टेंशन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड। बेटा बहुत तगड़ा सवाल बनेगा, एक बार स्कैन कर दो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफेस टेंशन डिपेंड्स ऑन, सरफेस टेंशन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड के नेचर पर डिपेंड करता है। सरफेस टेंशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ सरफेस, डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ इमेजिनरी लाइन। ये जो इमेजिनरी लाइन आपने खींची थी ना अभी, जिसका फॉर्मूला बनाया था आपने T बराबर F बटा L, ये इमेजिनरी लाइन को यूनिट करके आपने इसको डिफाइन किया था। इकाई लंबाई पर लगने वाला बल पृष्ठ तनाव कहलाता है, उसकी लेंथ पे भी डिपेंड नहीं करता है। तो इस स्क्रीन वाला जो सवाल है बहुत अच्छे से बताना, एक बार क्लियर हो जाए, ठीक है? यस, मैथ्स की क्लास जरूर होगी बेटा, इसके जस्ट बाद में मैथ्स के कॉन्सेप्ट की क्लास है, ठीक है? और उसके बाद में आपका मतलब 12 बजे आपकी कॉन्सेप्ट की क्लास है मैथ्स की, है, नया टॉपिक स्टार्ट होगा। और उसके बाद में 1:30 पे आपका टॉप 1000 है, और इसके आगे मैंने टॉप लिखा है तो समझ रहे होंगे, वहां पे टिक लगाने वाले बच्चे अगर क्लास में भी आते हैं, अगर टिक लगाने वाले बच्चे क्लास में भी आते हैं तो भैया उनके लिए वो जहर बन जाएगा। समझ रहे हो बात? क्योंकि टॉप 1000 बोला है तो टॉप बोला तो टॉप ही होंगे। टिक लगाने वाले सवाल के लिए आपके पास टाइम यहाँ पे नहीं कंज्यूम किया जाएगा कि टिक लगाने वाले सवाल तो वो तो आप भी कर लेंगे, लेकिन अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन होंगे वो करवाएंगे तो ही तो कुछ नया सीख के आओगे। बाकी टिक लगाने वाले सवाल तो सभी कर रहे हैं, तो फिर आर सर की जो आर्मी है वो अलग क्या कर रही है? वो अलग कर रही है कि बाकी जी सवाल को स्किप करे और उसको हमारी आर्मी फोड़ के आए ना, तो मतलब मजा ही कुछ और होगा। एक कॉन्फिडेंस का लेवल ही अलग होगा कि बाकी ने स्किप किया और इस आर्मी ने उसको फोड़ा, तभी मजा आएगा। ठीक है, चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं। इन पे डिपेंड करता है, प्रकृति पे डिपेंड करता है। डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट या एरिया ऑफ सरफेस, डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ इमेजिनरी लाइन। आगे बढ़ते हैं। अभी तो कहना ही क्या है, इसकी तो बात ही क्या करनी है, इसकी तो बात ही क्या करनी है। तो टोटल आग है, ये तो टोटल आग है।
प्रस्थ तनाव की निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑफ सरफेस टेंशन, प्रस्थ तनाव की निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑन सरफेस टेंशन, जिसकी बात हम कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका टेम्परेचर है। और आपको पता, मैंने कहा था कि आज की क्लास में बहुत सारे सवाल तैयार होंगे, और आप शुरू से लेके अगर अब तक क्लास में है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कितने सवाल हमने आज तैयार किए हैं। अगर आप नोट्स बनाओगे तो पता चलेगा आपको कितने सवाल तैयार हो गए। अगर अपन बात करें लिक्विड के लिए, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। याद रखिएगा, लिक्विड के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो सरफेस टेंशन आपका डिक्रीज कर जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ बेटा, कई बार रिपीट हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगला सवाल, क्या ही बोलूं इसके बारे में तुम्हें, सुपर सवाल। 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का प्रस्थ तनाव अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पे जो सरफेस टेंशन है वो मैक्सिमम होगा, फिर ताप बढ़ने के साथ साथ सरफेस टेंशन डिक्रीज करने लगता है, घटने लगता है, क्योंकि 4 डिग्री पे घनत्व अधिकतम हो जाएगा, सरफेस टेंशन अधिकतम हो जाएगा। उसके बाद में ताप बढ़ाने पे प्रस्थ तनाव घटता जाता है, घटता जाता है। क्यों? क्योंकि अभी बताया है कि ताप बढ़ाने पे सरफेस टेंशन घटता है। सुपर मोस्ट सवाल आपका स्क्रीन पर है, जिसकी बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं। प्रस्थ तनाव 4 डिग्री पे अधिकतम होगा। उसके बाद में ये हुई ना बात, क्रिटिकल टेम्परेचर पे, क्रांतिक ताप जो आपका है उस पे सरफेस टेंशन का वैल्यू 0 हो जाता है। एक एक सवाल को नोट कर लेना, अपने दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में स्कैन कर लेना एक एक सवाल को। सरफेस टेंशन एट critical temperature, surface tension at critical temperature always will be 0. surface tension at critical temperature, surface tension at critical temperature always will be 0, हमेशा 0 होना चाहिए। क्लियर है बेटा? यहां से चलो जी, शाबाश। अब आता है दूसरा इफेक्ट। पहला किसका इफेक्ट था? टेम्परेचर का। 3 सवाल बना दिए। दूसरा किसका इफेक्ट है बेटा? इम्प्योरिटी का। अरे वाह वाह सर, यानी एक एक सवाल। 1-2 बच्चे एक दिन कमेंट भी कर रहे थे, सरफेस टेंशन पे इम्प्योरिटी मत डालने पे क्या होगा, मिलाने पे क्या होगा। अरे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट कराऊंगा, लेकिन आप सीख कितना रहे हैं, आप समझ कितना रहे हैं, मुद्दा इस बात का है। यहाँ सब कुछ बताया जाएगा आपको, लेकिन आपको आता कितना है, मुद्दा इस बात का है। ठीक है, यस। देखिए सबसे पहली बात, और एक चीज, एक बच्चे ने कमेंट भी किया था एक दिन कि आर्य सर की क्लास में जो टिक गया वो कुछ कर गया, और जो डर गया वो घर गया। ठीक है, जो डर गया वो घर गया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है। यहां पे टिकेगा ना तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, यहां पे भागा दौड़ में कुछ समझ नहीं आएगा आपको। देखिए, इंप्योरिटी लिक्विड के लिए पूर्णतया घुलनशील अशुद्धि अगर मिला देते हैं, लिक्विड आपका है ना, और उसमें आपने कंप्लीटली, यानी जो उसमें सॉल्यूशन बन जाए, मिल जाए, घुल जाए, अगर इस प्रकार का इंप्योरिटी डालते हैं तो भैया सरफेस टेंशन इंक्रीज करता है, बढ़ता है। अगर घुलने वाली अशुद्धि मिला दी जाए तो, इंप्योरिटी डालने पे अगर अशुद्धि मिलाते हैं तो सरफेस टेंशन बढ़ता है। लेकिन सरफेस टेंशन कब बढ़ता है? जब आप घुलने वाली अशुद्धि मिलाई जाए तो। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, एग्जांपल आ गया आपका आयनिक लवण की, है ना। आयनिक, अगर अपन आयनिक सॉल्ट ले लें, लवण ले लें, तो उसकी अल्प मात्रा, अगर अल्प मात्रा उसकी द्रव में मिला दे तो, अल्प मात्रा अगर उसमें मिला देंगे तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा, प्रस्थ तनाव घट जाएगा। ठीक है, खारा पानी होता है ना, मीठा पानी के कंपैरिजन में खारा पानी, क्योंकि उसमें आपका घुलनशील अशुद्धि नमक मिला हुआ है, ये मान लो आप, तो उसका सरफेस टेंशन क्या होता है? ज्यादा होता है, और इसीलिए वहां पे कपड़े का जो मेल है वो अच्छे से नहीं निकलता, क्योंकि सरफेस टेंशन ज्यादा होता है, क्योंकि घुलने वाली अशुद्धि मिली हुई है और उसका सरफेस टेंशन आपका ज्यादा है। लेकिन 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 दूसरा पॉइंट, अभी एक डाउट तो बच ही गया। अरे डाउट को तो क्लियर करो। क्या? आपके पास लिक्विड है, लेकिन उसमें भैया जो इंप्योरिटी आपने डाली है वो आंशिक रूप से घुलती है, पूरी नहीं घुलती, यानी घुलनशील नहीं है पूरा का पूरा, तो क्या होगा? तो भैया सरफेस टेंशन आपका डिक्रीज कर जाएगा, प्रस्थ तनाव आपका घट जाएगा। अगर अशुद्धि उसमें नहीं घुलती है तो, घुलती है तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा, लवण वाला एग्जांपल दिया हुआ है। नहीं घुलेगा तो भैया सरफेस टेंशन आपका घट जाएगा। एग्जांपल क्या है? पानी में अपमार्जक। अरे पानी में अपमार्जक मिलाते हैं ना, साबुन मिलाया, साबुन उसमें घुलता है लेकिन आंशिक घुलता है।
जैसे ही साबुन मिलाया सरफेस टेंशन डिक्रीज कर गया, पृष्ठ तनाव घट गया। बताओ क्या कहते हो? क्लियर बेटा? क्लियर है प्रत्येक बच्चे का यहां तक? शाबाश शाबाश शाबाश। 824 लाइक्स, 714 स्टूडेंट प्रेजेंट इन क्लास। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 700 बच्चे रेगुलर क्लास में। टिक गया वो सीख गया, टिक गया वो फोड़ गया, और जो डर गया वो घर गया। अभी तो शुरुआत है, देखिए क्या क्या सवाल हो रहे हैं। तीसरा, पहला डिपेंडेंसी किस पे था? पहला टेम्परेचर पे, 3 सवाल तैयार करवा दिए। दूसरा इंप्योरिटी पे 3 सवाल तैयार करवा दिए। एक एक लाइन में एक एक सवाल है। अब आ रहा आपका विद्युतीकरण पे। राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन था, सरफेस टेंशन बढ़ाया या घटाया जा सकता है, ऐसा कुछ था। उसमें ये पॉइंट भी था। बच्चे का सवाल था कमेंट में, सर ये क्या होता है, सीख लो क्या होता है। विद्युतीकरण यानी उसको अगर चार्ज कर दें, अपन आवेश दे दें, है ना, अगर उसको चार्ज कर दें तो उसका सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव घट जाएगा। यानी जो आपके कोहेसिव फोर्स मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींच रहे थे वो अब उतने आकर्षण से नहीं खींचेंगे, तो इसकी वजह से उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। यानी आपका जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, विद्युतीकरण है, उसकी वजह से सरफेस टेंशन घट जाता है, कम आ जाता है। ठीक है, अगर उसका आपका इलेक्ट्रिफिकेशन करते हो, विद्युतीकरण करते हो तो सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। पॉइंट नंबर 4, विद्युत अपघटन पे आपका अगर अपन विद्युत अपघटन करवा दें, जैसे ये केमिस्ट्री का सॉल्यूशन वगैरह नहीं होता, विद्युत अपघट्टे बोलते हैं, सेल वगैरह के लिए बनाते हैं, सेल का जो सॉल्यूशन होता है उसे हम विद्युत अपघट्टे कहते हैं। तो उस कंडीशन में आपका सरफेस टेंशन क्या करता है? डिक्रीज करता है। विद्युत अपघट्टे की कंडीशन में भी सरफेस टेंशन आपका घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है। शाबाश, ओके, बहुत अच्छे। उसके बाद में देखिए बेटा संदूषण पे। ओए होए, यहां पे संदूषण बोले तो समझिए जरा ध्यान से। संदूषण का मतलब है द्रव्य की पृष्ठ पे, सरफेस की जो सरफेस है उस पे स्नेहक यानी कोई लुब्रिकेंट या धूल मिट्टी के कोई पार्टिकल अगर अपन डाल देते हैं तो हम उसको संदूषण कह देंगे, क्योंकि ये उसमें मिलेगा नहीं, ये उसमें बिल्कुल भी नहीं घुलेगा, ना धूल मिट्टी के कण घुलेंगे, ना आपका स्नेक कोई लुब्रिकेंट उसमें घुलेगा, लेकिन 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 सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाएगा। अगर आपको इन सवालों का इंपोर्टेंस समझ में आ रहा है, एक एक सवाल का इंपोर्टेंस समझ में आ रहा है, यहां से कितने सारे सवाल आपने तैयार किए हैं तो आप देख सकते हैं एक एक पॉइंट पे बहुत ही गजब सवाल आपने तैयार किए हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहां से हमने क्लास को स्टार्ट किया था, एक एक पॉइंट को मैंने क्लियर किया है, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। ये सरफेस टेंशन की पहली क्लास है, पार्ट 1। आगे की क्लास पार्ट 2 में करेंगे। अगर किसी बच्चे ने क्लास में अभी तक लाइक बटन पे प्रेजेंट नहीं लगाई है तो भैया लगा देना, अगर दिल करे तो, नहीं तो ना करे तो कोई जबरदस्ती नहीं है। आज की क्लास को आपने फुल एंजॉय किया होगा, क्योंकि मैंने किया है, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस था क्लास में कि गजब के कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किए होंगे आज। उम्मीद करता हूं कि क्लास पसंद आई होगी। लाइक बटन दबा दीजिए, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और अभी मैथ्स की क्लास आपके आने वाली है, 12 बजे वाली जो मैथ्स की क्लास है वो आपको मिलने वाली है। और उसके बाद में आपका 1:30 बजे जो आपका टॉप 1000 आपके, मैंने टॉप वर्ड आगे लगाया है, इसका मतलब समझ जाना। हाँ, टॉप 1000 क्वेश्चन सीरीज आपको मिलेगी 1:30 बजे। इसका टाइमिंग आपका रहेगा 1:30 पे। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका, प्यार और सपोर्ट भी मिलता रहे, मजा आ जाएगा। थैंक यू सो मच बेटा।